अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो इस सेशन में मैं डच एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूंगी और पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद माय इंट्रोडक्शन। पर मैं 2 स्कूल टीचर्स की बेटी हूँ। तो उसके बाद ये कि मैं खुद क्लास 8 से ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने डिफरेंट जगहों पे टीचिंग की है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में। तो टीचिंग इज माय काइंड ऑफ हॉबी एंड पैशन नाउ। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं 2 बच्चों की मदर हूँ। एक 14 है और एक 12 है ऑलमोस्ट। सो दोनों बच्चे इधर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, तो दोनों ने यहाँ के डच एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा है। तो वो मैंने वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया। इसके अलावा एज एन एडिशनल टॉपिक मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में तो मैं पढ़ाती ही हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं जो कर रही हूँ स्कूल में जाके बच्चों को प्राइवेसी के बारे में भी बताती हूँ एज अ हॉबी, इट्स नॉट माई जॉब। ऑन टॉप ऑफ दैट जो यूनिवर्सिटी ऑफ 20 है उसके अंदर वुमेन इन कंप्यूटर साइंस की मेन क्या कहेंगे उसको, मूवमेंट, नॉट मूवमेंट, मेन ग्रुप को मैं लीड करती हूँ। एज अ होल मैं जो हूँ एजुकेशन डिज़ाइन करती हूँ, एजुकेशन पढ़ाती हूँ, और मोस्टली मैं बड़े बड़े ग्रुप्स को पढ़ाती हूँ। फॉर एग्जांपल 457 स्टूडेंट्स मैंने खड़े होकर पढ़ाए हुए हैं, तो इट्स नो बिग डील कि पढ़ाना कौन सा मसला है, बट पढ़ाने में बड़ी बारीकी है, तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो दैट्स मी इन नटशल। बकाया डिटेल्स में नहीं बता रही, जो रिलेटेड है सिर्फ वो बताऊंगी। तो एज अ होल आउटलाइन जो है मैंने 4 मेन टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं। पहला टॉपिक जो है वो है ओवरव्यू ऑफ डच एजुकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कूल के, कितने किस्म के स्कूल एग्जिस्ट करते हैं और आपने कैसे स्कूल चूज करना है। फिर मैं बताऊंगी ग्रुप 1 से ग्रुप 8 तक कैसे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। और एट द एंड जो है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि चूंकि मैं पाकिस्तानी स्कूल से आई, पाकिस्तान में पढ़ा, तो मुझे यहाँ के सिस्टम का कुछ नहीं पता। और सब कुछ क्लास 1 से क्लास ग्रुप 8 तक, अब मेरी बेटी ग्रुप 8 खत्म कर रही है, तो हर चीज़ मैंने खुद एक्सप्लोर की। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे लिए क्या चीज़ सबसे अच्छी रही और क्या मुझे बैड एक्सपीरियंस हुई, वो भी बताऊंगी। तो माई एस्टिमेट इज कि मैं 30 से 35 मिनट लूंगी सारी स्लाइड्स को कवर करने में। कुछ एडिशनल स्लाइड्स हैं जो मैंने इस वक्त हाइड की हुई हैं, लेकिन जब स्लाइड, आई डोंट नो स्लाइड शेयर करनी है कि नहीं, बट अगर स्लाइड शेयर होंगी तो वो एडिशनल स्लाइड्स कैन गो विद विद दिस बैच, क्योंकि वो ना उसको एक्सप्लेन करेगा मेरी बात को। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मैं देख नहीं सक रही, तो इसलिए ना मे बी आई विल आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन, बट एज अ होल आई थिंक मोस्ट ऑफ अस have seen this figure. This is one of the most basic figure जो हम विकीपीडिया पे देखते हैं, तो मैंने वो वाली फिगर उठाई है। बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर्स भी मिलेंगी अगर आप जाएं उसके ऊपर गूगल करें कि डच एजुकेशन सिस्टम है क्या, लेकिन ये सबसे बेसिक है। और अगर हमें ये समझ आ जाती है ना, तो हमें सारा एजुकेशन सिस्टम समझ आए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि हमारा ना किंडरगार्टन है, जो हमारा 2 साल से 4 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए होता है। 4 साल की उम्र से बच्चा जब 12 साल की उम्र तक जाता है, तो वो एलिमेंट्री स्कूल, बासिक स्कूल जिसे आमतौर पे कहते हैं, उसमें पढ़ता है। जो बासिक स्कूल होता है ना, आज सारा फोकस जो है ना बासिक स्कूल के ऊपर है, क्योंकि डच एजुकेशन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है। इवन जब मैं स्लाइड्स बना रही थी तो मैं सोची थी नो, आई शुड हैव फोकस ओनली कि मैं ना ग्रुप 2 से ग्रुप 4 की ही बात करती, बकाया मैं बात ही ना करती कि ना इतना नॉलेज कंटेंट उसमें कवर हो सकता है। बट लेट्स सी, तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 8 तक बात करेंगे कि कैसे एडवाइस आएगी। उसके ऊपर आप जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एडवाइस जो भी आ जाए, वीएमडीओ आए, हावो आए या वेवेओ आए, इट्स नॉट समथिंग के एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया कि जी मेरे बच्चे की हावो आ गई। देयर इज ऑलवेज अ वे कि आप दूसरे दूसरे उससे ये जो डाउनवर्ड एरोज है ना, ये आपको रास्ता दे रहे हैं कि आपने ना उसमें वापस आ जाना है, आप अपनी पसंद की फील्ड में जा सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझने की कि हमारा फोकस क्या और हमने पहुंचना कहाँ पे है। तो जो एलिमेंट्री स्कूल है वो कंपलसरी है और उसके आगे भी कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन एज अ होल दिस इज द मेन फोकस पॉइंट कि आप अगर इस बात को समझ लेंगे ना, अगर मैं इसको मैप करूँ ना पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर, तो इट्स लाइक दिस कि जो हमारा इनका ग्रुप 8 है ना, वो हमारा ग्रुप 8 तक है। और जब इनका मिडिल बार स्टार्ट होता है ना, जिसको मिडिल बार कहते हैं, हावो, वेवेओ या वेएमबीओ को जो स्टार्ट है, ये पिंक बॉक्सेस को, वो हमारा पाकिस्तान का मैट्रिक एफएससी है। जस्ट लुक इट लाइक दिस, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो मैं मैट्रिक एफएससी कहूंगी।
मैं और ए लेवल वाली स्टोरी उस तरह से समझा नहीं सकती। तो ये जो है ना, ये जो पिंक बॉक्सेस हैं, ये हमारा मैट्रिक एफएससी और उससे पहले हमारी ग्रुप 8 या क्लास 8th क्लास तक का कंटेंट आता है। मैं पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम को साथ साथ ना बताती जाऊंगी कि कैसे हम कंपैरेटिवली इसको देख सकते हैं। सो फार इट इज क्लियर। आई गेस विल बी गुड इनफ इन द चैट। Yeah. ओके। देन जब मैं सबसे पहले ना अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम में हो क्या रहा है, फिर मैं डिटेल्स बता सकूंगी कि हमने ना कैसे कैसे उस सिस्टम को ना अपने बच्चे को सिस्टम में सेटल करना है और सिस्टम में ना नेविगेट करवाना है। तो सिस्टम पहले हमें खुद समझना है। तो जब हम खुद समझने लगेंगे तो यहाँ इनका जो सिस्टम है ना वो है कि ना स्टार्ट करें प्ले बेस्ड लर्निंग से, कि भाई बच्चा खेलता रहे। वो यही कहते हैं ग्रुप 1 और 2 में बच्चा खेल रहा है, हम नहीं पढ़ाएंगे। जबकि वो पढ़ाने के दौरान ना बच्चे को थोड़ा थोड़ा वो खेलने के दौरान पढ़ना सिखा रहे हैं। वो बच्चे को सिखा रहे हैं कि अच्छा आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, आपने दो बॉक्सेस को ऊपर नीचे कैसे रखना है, बेसिक बेसिक स्किल सिखा लेंगे। तो वो सब गेम है बट लर्निंग चल रही है, जो कि उसको वो आइडेंटिफाई नहीं करते। जो दूसरा लेवल है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, वो स्टार्ट होती है ग्रुप 3 से। जैसे ही बच्चा ग्रुप 3 में आता है ना, तो ग्रुप 3 में वो थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू करते हैं और सबसे ज्यादा फोकस वहां से स्टार्ट होता है कि बच्चे की लैंग्वेज क्या है। और हमारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, पश्तो बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो वो यहाँ पे आके ना उनका इमीडिएटली एक दफा प्रेशर आता है उनके ऊपर, जैसे ही वो ग्रुप 3 में आते हैं कि ओह लैंग्वेज पे फोकस आ गया। और हमें वहाँ हेल्प करनी है, मैं बताऊंगी कैसे करनी है, बट दैट्स द पॉइंट। तो जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन इंस्ट्रक्शन वहां से शुरू हुई, अब जब फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो है स्टेप 2 पे वो बिल्ड हो रही है, तो ये ग्रुप 3 4 ये है। जैसे ही हम ग्रुप 5 6 की तरफ जाएंगे तो हम ऊपर जा रहे हैं और हम रेड जोन में आने लगे हैं, जो कि सीटो टेस्ट का टाइम आता है जहां पे एडवाइस फाइनल हो। तो अगर आप बेसिकली अंडरस्टैंड करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्सा जहां पे सिर्फ खेलना है और बेसिक स्किल डेवलप होनी है। दूसरा हिस्सा जिसमें फाउंडेशन बिल्डिंग हो रही है कि बच्चे ने बेसिक लैंग्वेज कैसे सीखनी है, बेसिक मैथ कैसे सीखना है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके ग्रुप 5 6 7 6 से एक्चुअली 6 से ऑनवर्ड आपका टोटल वो आता है, रियल लर्निंग एनवायरनमेंट आता है, लर्निंग कर्व आते हैं। तो वहां पे असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, वहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ग्रुप 3 का ग्रेड नहीं काउंट होता, लेकिन ग्रुप 6 का ग्रेड काउंट होता है। तो इस तरह से ना होल सिस्टम जो है वो ये पिक्चर है आपकी, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं वर्ड्स में तो इट्स लाइक दिस, कि जो हमारा कंपलसरी एजुकेशन है वो करता है 4 to 5 ईयर। मतलब 4 ईयर पे मेजोरिटी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन 4 ईयर पे सख्ती नहीं है, 5 पे जाना जरूरी है। 5 पे बच्चों ने जाना है। 5 से 16 तक जो है वो है कि आपने एजुकेशन कंपलसरी हो जाती है। और एज 16 to 18 पार्शियल कंपलसरी एजुकेशन है। और फिर एज 18 के बाद वो आपको नहीं पूछते कि आपने, अगर आपने डिप्लोमा ले लिया, आपने मिडिल बार स्कूल पूरा कर लिया, यू आर डन। तो उसके बाद आपको, अगर आपने आगे बैचलर मास्टर्स कर रहे हैं तो दैट्स, आपका बच्चा कर रहा है तो दैट्स गुड इनफ। बट इफ इट्स नॉट, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है कि जरूर करना। तो दैट इज हाउ इट द पिक्चर लुक्स लाइक। I That's the overall bigger picture. So what I will do today, I'm starting that big education system and slowly I will go down in a funnel structure. So second step जो है वो मेरा है कि मैंने ना बात करनी है टाइप्स ऑफ स्कूल्स पे, कि कौन कौन सी स्कूल की टाइप्स हैं। पहला सवाल, जैसे ही आप यहाँ आते हैं या आप पहले यहीं पे रह भी रहे हैं, तो मैंने अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजना है, कैसे स्कूल में चूज करूँ, ये वाला स्कूल या वो वाला स्कूल, मेरे घर के करीब का स्कूल या दूर वाला स्कूल। स्कूल की आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है, तो उसमें पहले ये समझने की जरूरत है कि स्कूल कौन सी किस्म का मुझे चाहिए। मैं बेसिक पब्लिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होते हैं जो सेकुलर स्कूल्स कहलाते हैं। मतलब उनमें generally they are not religious or any other type, but they are just basic public schools. पहला वो टाइप आती है स्कूल की। दूसरी आती है स्पेशल स्कूल, फॉर एग्जांपल फेथ बेस्ड स्कूल हो गए, इस्लामिक स्कूल हो गए, या फिर क्रिश्चियन स्कूल हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स। एक और टाइप भी होती है इसी में जिसे कहते हैं नीड बेस्ड स्कूल, स्पेशल एजुकेशन स्कूल। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए चाहिए होते हैं स्कूल जो डिसलेक्सिक है, उनके स्कूल अलग किस्म के भी होते हैं स्पेशल। कुछ डिसेबल बच्चे हैं, उनके स्कूल अलग किस्म के होते हैं, तो उस किस्म के स्कूल भी होते हैं। तो देन अनदर टाइप है मॉन्टेसरी सिस्टम। ऑनेस्टली स्पीकिंग मॉन्टेसरी सिस्टम में मैंने इतना कोई एक्सप्लोर नहीं किया हुआ और ये बहुत कम एग्जिस्ट कर रहा है।
जबकि इंटरनेशनल स्कूल जो है ये एक और सिस्टम है जिसमें हम फीस पे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 साल के लिए आई हूँ तो मेरे बच्चे इंटरनेशनल में जाएंगे, वो क्यों डच सीखेंगे। या अगर 1 साल बाद मैं यहाँ से जाने वाली हूँ तो मैं अपने बच्चे इंटरनेशनल में भेजूंगी ताकि वो सेटल डाउन हो जाए, लेकिन मुझे उसकी ऑफ कोर्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो दीज आर 4 टाइप ऑफ स्कूल्स। इन 4 टाइप में से आपने कौन सा स्कूल चूज करना है। आपकी पहली बात अपने अपनी देखनी, आपकी जरूरत क्या है, आपके बच्चे की स्पेशल नीड है या नहीं। आप चाहते हैं आपका बच्चा जो है वो डच स्कूल में जाए और डच फ्रेंड्स बनाए और यहाँ के सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में जाए, यू हैव एनफ मनी, आप पे करेंगे और आप चाहते हैं कि बच्चा कहीं और जाके प्रोग्रेस करे। तो ये जब चॉइस बनानी है तो इसको करने के लिए क्या करना है आपने, आमतौर पे लोग जो डच लोग हैं वो ये वेबसाइट यूज करते हैं, स्कूल ऑफ द कार्थ। इस वेबसाइट के ऊपर वो अपना पोस्ट कोड डालेंगे और आपको ना स्कूल नजर आ जाएगा। अभी मैं वेबसाइट एक्सप्लोर नहीं कर रही क्योंकि टाइम अगेन वो है कॉन्स्टेंट है। तो आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट पे जाके अपना पोस्ट कोड डालें और देखें आपके इर्द गिर्द कौन से स्कूल है। मेरी एडवाइस, एक्सपीरियंस बेस्ड एडवाइस ये है कि वो स्कूल देखें जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। 8 साल आपने बच्चा सुबह छोड़ना भी और शाम को लेना भी है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो कन्वीनियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों के फ्रेंड्स बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोशली। तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा स्कूल किस रैंक का है, स्कूल की स्टैटिस्टिक क्या है, इस स्कूल से कितने बच्चे रिव्यू में गए, वो सब डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से पता चलेंगी। तो ये वेबसाइट स्टार्टिंग पॉइंट है टू चूज के स्कूल मैंने कौन से में जाना है। ठीक है, जब आपने स्कूल चूज कर लिया, लेट्स सपोज स्कूल चूज हो गया, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका। आपको ये देखना है कि आपको स्कूल तो आपने चूज किया, आपको स्कूल में जगह मिल रही है कि नहीं, या आपको ये फिक्र है कि मुझे तो शायद जगह ही ना मिले, या ये फिक्र हो आपको कि अच्छा भी ये तो स्कूल जो है, मैं रहता तो इस रीजन में हूँ, मैंने स्कूल जो है लेना है, लेट्स से मैं इंस्टिट्यूट में रहती हूँ, मैंने स्कूल तो डिफेंसर में भेजना है बच्चा, क्या मुझे वहाँ जगह मिलेगी। इसके अराउंड ना कुछ रेगुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं कि आपको कब प्रायोरिटी मिलेगी स्कूल में और आपकी कब जगह है और कब नहीं है। कुछ ऐसे स्कूल भी होते हैं जिनमें 2-2 साल पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ जाती है, बट डिपेंड करता है आपके रीजन पे कि आप कैसे रीजन में एग्जिस्ट आप हैं। अगर आप बाहर से आए हैं ना, आपके बच्चे को म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल प्रोवाइड करना, तो आपके बच्चे को फौरन स्कूल में जगह दी जाएगी, हमेशा कुशन रखा जाता है स्कूल में। ठीक है, लेकिन आप अगर अपने रीजन से बाहर जाके कहते हैं मेरा एड्रेस तो ये है लेकिन चूंकि मुझे ये स्कूल पसंद है और मैंने यहाँ बच्चा भेजना है, तो आपको वेटिंग लिस्ट पर डाला जा सकता है। तो ये ना रेगुलेशंस होते हैं कि आपको कब स्कूल में एडमिशन मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये आप अपने उस एरिया के ना खमुंते की वेब पेज पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कि वो कैसे बता रहे हैं। जब स्कूल बना तो स्कूल की क्वालिटी कंट्रोल होता है, ये ओवरऑल सिस्टम जैसे हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है कि स्कूल के ऊपर आपने ओवरऑल देखना है कि स्कूल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एज अ होल आप ये देख सकते हैं कि इनके स्कूल के ना प्रॉपर वैल्यूएशन होती है। और जो मैंने आपको स्कूल ऑफ द कार्ड की वेबसाइट दिखाई है ना, उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि स्कूल किस रैंक में आ रहा है, उसका लेवल क्या है, कि स्कूल इस लेवल पे है कि स्कूल के बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल जा रहे हैं, या स्कूल नीचे लेवल पे आ रहा है। और अगर स्कूल कुछ पॉलिसीज फॉलो नहीं कर पाता तो एट द एंड स्कूल इज एट द रिस्क ऑफ क्लोजर, के स्कूल रिस्क पे होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि नहीं दैट्स नॉट गुड। सो इनकी जो ओवरऑल इंस्पेक्शन अथॉरिटीज हैं, उसको डच नेम मुझे नहीं याद, तो जो इंस्पेक्शन अथॉरिटीज हैं वो बंद करा सकती हैं। दैट्स हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट बेटर हियर। तो दैट इज जस्ट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। बट जब हम आते हैं पाकिस्तान से, हम वहाँ फीस पे करते हुए आते हैं या हम कहीं और से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं जो सबसे पहली चीज देखने को मिलती है, अच्छा अभी स्कूल की फीस देनी है कि नहीं देनी। जैसे हमने शुरू में देखा कि अच्छा जी स्कूल से लेटर आया कि आप इतनी फीस दे सकते हैं, तो वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है, आपने देनी है, बहुत अच्छी, नहीं दे रहे कोई बात नहीं। कुछ होती है मैंडेटरी पेमेंट्स, हम ना इन दोनों चीजों को मिक्स कर जाते हैं। मैंडेटरी पेमेंट्स वो होती हैं जो आपने हर हाल में करनी है, वो आप एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले रहे हैं। बेसिक एजुकेशन डच गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी आप खुद ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल BSO जो कि आफ्टर स्कूल केयर होती है, कि आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जॉब करती हूँ, 3 बजे स्कूल बंद हो गया, मैं तो 5 बजे ऑफिस से फारिग हो रही हूँ, तो 2 घंटे बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा BSO में रहेगा, मुझे उसकी पेमेंट करनी है, पर आवर पेमेंट करनी है। इसी तरह TSO है, बट इस TSO कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तुसन स्कूल ऑफ, मतलब ये कि स्कूल के दरमियान में इंटरमीडिएट कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो दरमियान में लंच ब्रेक देते हैं कि घर जाओ, 2 घंटे के लिए घर जाओ, जाके खाना खाओ, रेस्ट करो, फिर वापस आ जाओ।
बास पेरेंट्स, जैसे मैं हूँ, वर्किंग पेरेंट हूँ, मैं नहीं रख सकती 2 घंटे, वो दरमियान में घर नहीं आ सकती, तो मुझे उसकी पेमेंट करनी होगी, मुझे लंच पेमेंट करनी होगी। तो आपको खुद देखना है कि कॉस्ट जो आपकी है उसकी कंपल्सरी कॉस्ट एंड वॉलंटरी कॉस्ट डिफरेंट होती है, तो दोनों का सेपरेटली अंडरस्टैंड करेंगे स्कूल में, तब आप स्कूल को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मतलब ओवरऑल एजुकेशन की बात है, ये मतलब ओवरऑल सिस्टम प्रोसेस की बात है। एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट, वो है कि ना अटेंडेंस लॉ। हमारे यहाँ का सिस्टम होता था, आई स्टिल रिमेम्बर कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेंगे, बड़ा अच्छा दिन होगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 1969 में लॉ ओरिजिनेट हुआ था कि स्कूल से छुट्टी नहीं करानी। स्कूल में अटेंडेंस बहुत ही सीरियस मैटर था, उस टाइम मैटर बना, उस टाइम उसी टाइम स्टार्ट हुआ। तो क्या होता है कि आपको एब्सेंट होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन परमिशन चाहिए होती है। फैमिली इवेंट्स, फॉर एग्जांपल शादी किसी की, बहन भाई की शादी, या फिर लेट्स से कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, ऐसी चीज़ों पे, या फिर ईद हो गई, ऐसे मौकों पे छुट्टी मिलती है। मैंने नीचे एक लिंक शेयर किया है, इसमें ना आप देख सकते हैं किस किस मौके पे ना छुट्टी मिलना पॉसिबिलिटी है और किस किस मौके पे नहीं देंगे। और जब छुट्टी मिल जाती है तो छुट्टी मिलने के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने छुट्टी नहीं ली और आप स्कीपोल पे जा रहे हैं, वो आपका अटेंडेंस कार्ड चेक कर लेते हैं कि आपके पास स्कूल की कंपल्सरी परमिशन है कि नहीं। और अगर नहीं है तो देर आर फाइन्स, आई नो के फाइन भी हो जाता है, और बाज़ औक़ात जो है वो मामला आगे भी चला जाता है, समझते में भी आपकी अपील होती है, आपका कोर्ट पे अपीयरेंस हो जाती है, इस किस्म के मामले होते हैं। तो प्रोसीजरली बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा स्कूल जाए, चाहे वो सारा दिन बच्चे को स्कूल में खिलाएं, डजेंट मैटर, लेकिन बच्चे ने स्कूल जरूर जाना है। आपका सुबह उठने को दिल नहीं भी कर रहा तो बच्चा स्कूल छोड़ के आना पड़ेगा। सो दैट्स द सिस्टम, एंड हम इस सिस्टम में हैं तो वी आर फॉलोइंग इट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बहुत बेनिफिट है कि बच्चा ना शुरू से, डे वन से ऑर्गेनाइज होकर ये सीखता है कि अगर मेरा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, मैंने काम करने हैं। और यही चीज़ है जो ना अच्छी है सिस्टम की, कि बच्चे को डे वन से ना अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाते हैं कि ओके आई हैव टू डू इट बिकॉज इट्स माय टास्क। और ये जब आप सीख लेते हैं तो आगे भी बहुत आसानी हो जाती है। तो दिस इज अटेंडेंस लॉ। I finished sec 2 parts, that is type of schools and basic information and overview of education system. तो जो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है ग्रुप 1 से 8 तक डिटेल ओवरव्यू मैं दूंगी कि ना हर ग्रुप में होता क्या है। तो हर ग्रुप के आई कैन सी, मतलब मे बी डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप बैठा हुआ है, कि किसी के बच्चे ग्रुप 2 में है और किसी के बच्चे ग्रुप 7 में है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगी कि एज अ होल बिगर पिक्चर में हर क्लास में ना फोकस किस चीज पे है और कैसे वो देख रहे हैं। तो दिस इज ऑल टेक्स्ट, यू कैन ऑल रीड इट, बट द मेन फोकस इज कि जो डच एजुकेशन सिस्टम है ना, वो दो चीजों पे खड़ा हुआ है इस वक्त। पहली चीज है मैथ और दूसरी चीज है लैंग्वेज। अगर आप इन दोनों चीजों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो आपका बच्चे के लिए आगे जाना मुश्किल नहीं। एक एक चीज जो मैं हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है वो ये कि ना हम लोग एज अ पाकिस्तानी हम मैथ में स्ट्रांग होते हैं। हमने शुरू में मैथ खुद बहुत अच्छा सीखा हुआ होता है, जो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हमारा बच्चों के हम घर में डच नहीं बोलते तो वहां पे हमारे बच्चे जो हैं वो डिसएडवांटेज पे हैं। लेकिन चूंकि हम मैथ में अच्छे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम लैंग्वेज की थोड़ी सी डेफिशिएंसी मैथ से कवर कर सकते हैं, कि हम मैथ में बच्चे को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें, कि बच्चा एक चीज पे तो हावी हो ना, दूसरी चीज को चलो वो मेहनत करके आगे ले आए। तो ये दो पिलर्स हैं, दोनों को हमें इक्वल लेके चलना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ यही दो पिलर नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है वो ये दो बातें। जस्ट लुक एट दिस थिंग, कैसे प्रोग्रेस करता है ग्रुप 1 से ग्रुप 8। जब ग्रुप 1 में आता है ना, तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है, बेसिक एनवायरनमेंट, बेसिक स्किल्स, अपनी जैकेट कैसे पहननी है, अपनी जैकेट पहनना खुद सीखने हैं बच्चे ने। ये सबसे बड़ा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम होता है। हमारे 4 साल के बच्चे को अपनी जुराब खुद नहीं पहननी आती, अपना जूता खुद नहीं पहनना आता। जब आप स्कूल जाते हैं, मैं खुद स्कूल जाके लेक्चर देती हूँ, टीचर से बात करती हूँ, तो आप ये पहली कंप्लेन सुनते हैं कि इंटरनेशनल के जो बच्चे होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ना फंडामेंटल स्किल्स ऑफ इंडिपेंडेंस सिखाई जाती है। ठीक है, हाथ कैसे धोने हैं, हम हमारे घर का जो अम्माओं का प्यार, मैं अम्मा हूँ तो हमारे अम्माओं का प्यार होता है, बेटा आप बैठ जाओ, मैं आपको ना गिलास भी पकड़ा देती हूँ, मैं आपको पानी भी डाल के देती हूँ। तो वो चीजें जो है ना वो हमें सिखानी होती है कि बच्चे ने इंडिपेंडेंट होना है। अगर हम घर से सिखाना शुरू कर देंगे ना, बच्चे की इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये फोकस पॉइंट है। जैसे ही ग्रुप 3 आएगा ना, इमीडिएटली वो अल्फाबेट शुरू करेंगे,
वो लैंग्वेज अल्फाबेट्स पहले शुरू होते हैं, मतलब अल्फाबेट से कॉम्बिनेशन, वो साउंड शुरू करेंगे, फिर वो रीडिंग शुरू करेंगे। जब वो रीडिंग शुरू कर रहे हैं ग्रुप 3 में, तो बहुत फोकस रीडिंग पे होगा, मैथ पे थोड़ा लेस फोकस होगा। ये आपका टाइम है कि आप बच्चा वहाँ लैंग्वेज पे फोकस कर रहा है, आप घर में थोड़ा सा टाइम दें और उसको ना वो सिखाना शुरू कर दें, मैथ सिखाना शुरू करते हैं। मैथ में क्या सिखाना है मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ग्रुप 3 में आपने ये करवाया। ग्रुप 4 में जब आप गए ना, तो लैंग्वेज जब डेवलप होना शुरू हो गया, उन्होंने फाउंडेशन रख दी लैंग्वेज की। अब ग्रुप 4 में जैसे बच्चा गया, उन्होंने मैथ पे फोकस ज्यादा कर। आपको महसूस नहीं होगी ये बात कि जनाब इस वक्त मैथ पे फोकस हो रहा है, क्योंकि किताबें तो इक्वल हैं, वो क्लासें तो उसी तरह हो रही है, लेकिन जो स्कूल का फोकल वो होता है ना कि एम्फोसिस किस चीज पे होता है, वो उस पे दे रहे हैं। मतलब ग्रुप 4 में ना बहुत मैथ के कॉन्सेप्ट्स नए आएंगे, तो बच्चे मैथ पे बहुत ठीक ठाक नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो ग्रुप 3 में उन्होंने लैंग्वेज सीखी है ना, उसको वो पक्का कर रहे होंगे। तो 3 का जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट है वो 4 में पक्का हो रहा है, और 4 में मैथ के वो न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब वो 5 में गए, तो वो थोड़ा सा नया और कंटेंट के साथ इस सबको पक्का करेंगे। और जब 5 के बाद जब ग्रुप 6 जाएगा, दोबारा वही साइकिल चलेगा कि ना ग्रुप 6 में अगेन मैथमेटिकल मोर नॉलेज आएगा। लैंग्वेज साथ चलेगी, ग्रुप 6 में मैथमेटिकल नॉलेज आएगा, और ग्रुप 5 में आल्सो बखराई प्लेजन पे फोकस आना शुरू होगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन कैसी है लैंग्वेज की। तो इस तरह से ऊपर तक जाएगा। मैं इसमें और डिटेल में जाऊंगी थोड़ा आगे जाके कि हर ग्रुप में हमें किस चीज पे फोकस करना है और कैसे करना है। बट दिस इज द ट्रेजेक्टरी, सो दिस इज हाउ द होल पिक्चर लुक्स लाइक। इसमें साइंस भी है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो ये डिफरेंटली कवर करते हैं। हमारा तो होता था अच्छा जी अरबी का सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट्स आ गए, लेकिन इनके वो सब्जेक्ट्स इस तरह नहीं आते, वो डिफरेंट वे से आएंगे। आई थिंक आई हैव अ स्लाइड फॉर दैट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड ग्रेडिंग सिस्टम। इफ यू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेम्बर जब हम पाकिस्तान में थे, तो 60 ग्रेड 6 को आई विल ट्रांसलेटेड के 60% मार्क्स आए मेरे। ग्रेड 7 का मतलब है मेरे 70% मार्क्स हैं। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से जो लोग पढ़े हुए हैं नस्ट से और जिकी से, आई थिंक वहां पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है कि जो पासिंग ग्रेड है वो 70% है, मतलब 6 का मतलब है 70%। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 6 का मतलब है 70% मार्क्स और 65% मार्क्स, और उससे ऊपर ग्रेड चल रहा है। ठीक है, तो 6 जो होता है वो बेसिक ग्रेड है जो आपने ऑब्टेन करना होता है, और उससे ऊपर आप आगे जा रहे होते हैं। तो आपने ग्रेड को ना समझना है कि ग्रेड रिलेटिव ग्रेडिंग किस तरह हो रही है, और आपके स्कूल में कौन सा सिस्टम चल रहा है। बाज औक़ात ना ये रोमन ग्रेड भी देते हैं, 1 2 3 4, उसकी ट्रांसलेशन भी है। आई शुड ऐड अ लिंक फॉर दैट। मैं इस स्लाइड में वो लिंक ऐड कर दूंगी कि आपने ना ग्रेड को पढ़ना कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा स्कूल जाएगा तो रिपोर्ट तो घर आएगी ना, तो पढ़नी भी पड़ेगी। तो रिपोर्ट को पढ़ना कैसे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम को पढ़ना कैसे। तो उसके लिए भी आपको रिलेटिव ग्रेडिंग और वो सब, तो डोंट मेक अ मिस्टेक कि 6 का मतलब 60% मेरे बच्चे ने लिया है, 6 का मतलब हो सकता है 75% लिया हो, लेकिन चूंकि स्कूल में बहुत सारों ने 6 लिया हुआ है, तो आपने उसके हिसाब से मैयर कर। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ का। और फिर हमारे पास आता है सीतो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब ग्रेड आया, बच्चे का ग्रेड आया, तो हमें इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा मेरा वेवियो में जा रहा है, वीएमबीओ में जा रहा है, हावो में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो सीतो है क्या? सीतो का नया नाम जो है वो दोस्तरों कह लें, लेकिन सिस्टम डिफरेंट है, नया नाम ही नहीं है, बहुत डिफरेंस है इसके अंदर। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। तो सीतो जो होता है ना, सीतो ये है कि ग्रुप 8 के एंड पे ना एडवाइस आती है। उसमें वो कहते हैं कि अच्छा भाई, आपका बच्चा जो है ना वो यूनिवर्सिटी जाएगा, या आपका बच्चा जो है वो अप्लाइड एजुकेशन होके स्कूल जाएगा, या आपका बच्चा जो है वो टेक्निकल एजुकेशन में चला जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल कुड लर्न हाउ टू डू कुकिंग और दिस टाइप काइंड ऑफ स्टफ। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे ही हम सुनते हैं ओ मेरे बच्चे की एडवाइस ये आई है, हम परेशान होते हैं, लेकिन उसको समझें पहले ना, परेशान होने से पहले समझें। होता क्या है कि स्कूल जो है ना, 1 मार्च ग्रुप 8 में 1 मार्च से पहले बच्चे की एडवाइस देता है। जब एडवाइस देता है, वो एडवाइस जो होती है ना, वो एक चीज नहीं है, वो उसका एग्जाम भी है, उसके टीचर के नॉलेज भी है, उसका ओवरऑल स्कोर भी है, वो सब चीजें। तो जब आपका टेस्ट आता है, जो आपका फाइनल सी तो टेस्ट हुआ करता था ना, वो होता था 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान। ये पास में होता था, अभी भी कुछ स्कूल, क्योंकि अभी ट्रांजिशन टाइम है ना, तो कुछ स्कूल अभी भी ये कर रहे हैं।
और कुछ स्कूल ना दोस्त रूम पे चले गए हैं, वो नहीं लेते ये टेस्ट, लेकिन कुछ स्कूल ले रहे हैं अभी भी। तो होता क्या है कि जो 15 अप्रैल से 15 मई तक का एग्जाम होता है, उसमें आपके बच्चे की जो एडवाइस आई हुई है वो ऊपर चली जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो अगर बच्चे से कोई गड़बड़ हो गई है तो वो टाइम है जब आप अपने बच्चे को पुश कर सकते हैं। तो मेजोरिटी स्कूल जो है वो 15 अप्रैल से 15 मई के दरमियान एक और एग्जाम लेते हैं। फिर क्या होता है कि आपको रिकंसिडर हो सकती है एडवाइस, और एक फाइनल एडवाइस लेटर आता है कि अच्छा जी आपका बच्चा इस लेवल पे ऐसे पहुंच गया। ठीक, तो दिस इज हाउ एडवाइस कम्स। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज एंड नंबर स्किल्स आर कंपल्सरी। जस्ट अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड नंबर्स। अगर आपका बच्चा मैथ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लैंग्वेज में बखराए प्लेजन अच्छा कर रहा है, तो देयर इज नो वे कि वो नीचे जाए। सिर्फ ये मेन चीजें बकाया आप देखेंगे बच्चा आपको घर में बताएगा, मैंने आज जो है ना बायोलॉजी के बारे में ये पढ़ा, मैंने ज्योग्राफी के बारे में ये पढ़ा, हमने तोपो मास्टर तोपोग्राफी जो कोर्स कहते हैं हमने ये पढ़ा। वो सब होते हैं काउंट, बट हाईएस्ट वैल्यू वो होता है ना, किसी चीज का वेट ज्यादा होता है, तो ये दो चीजें हैं जिनका वेट है। अब जब हम आगे गए थोड़ा सा और आगे जाके मैं बताती हूँ, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। मैंने बात की स्पेशल स्कूल्स की, स्पेशल एजुकेशन की, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं या कुछ ऐसा भी ग्रुप हैं जिन पे सीटो एडवाइस एक, वो कहते हैं ना, एक ही उससे वो सबको मैयर नहीं कर रहे, उन्होंने डिफरेंट मैयरमेंट टूल बनाए हुए हैं। जैसे अगर कोई है, कुछ लोग एग्जाम्प्ट नहीं होते बल्कि एडेप्टिव एडवाइस आती है, एडेप्टेशन अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल किसी का IQ 75 से कम है तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस आएगी। दे समटाइम वी से दैट इज एग्जाम्प्टेड बट दे हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इसी तरह से जैसे जो रिसेंट इमिग्रेंट्स हैं, अब कोई लोग हैं जो ग्रुप 8 में हैं, उनका बच्चा 12 साल का बच्चा लेके यहाँ अभी आए हैं, उन्हें क्या पता वो कैसे सीटों से गुजरेंगे। उन्हें कह देते हैं अच्छा भी हम ओवरऑल एवेल्युएशन आपकी कर रहे हैं और आप चले जाएं इधर, तो वो एक जनरल से एवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए अलग किस्म का सिस्टम होगा। तो मसला बात ये है कि हर तरह का जो बच्चा है, हर तरह के लोग जो है वो अकोमोडेट किए जा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव हियर। और इफ अगर आपको इसमें थोड़ा सा और आगे जाएं, तो जो मैं दोस्त रूम की बात कर रही थी कि दोस्त रूम तो आ गया है सीटों में, मतलब सीटों तो था ही था, सीटों को चेंज किया गया दोस्त रूम। दोस्त रूम को अगर आप ट्रांसलेट करें तो ये है कि ना थ्रू आउट थोड़ी थोड़ी अवेल्युएशन करेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा वो ये कि ये कहते हैं कि हमने बच्चे को ना प्रेशराइज नहीं करना, बच्चे को खुश रहना चाहिए, बच्चा अपने हिसाब से चले, हमने ना उसको वो नहीं करना, क्या कहते हैं कि उसको हमने प्रेशर देके जबरदस्ती कोई काम नहीं करा, या हमने उसको स्ट्रेस नहीं देना। स्ट्रेस इज अ नाइस वर्ड, या स्ट्रेस नहीं देना। तो ये सारा काम दोस्त रूम, इसकी वजह से दोस्त रूम आया। जब दोस्त रूम आया तो दोस्त रूम के बाद जो है उससे एक फायदा ये हो गया कि जो रजिस्ट्रेशन है ना स्कूलों में वो जल्दी होने लगी। मिडिल बार स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। सो ग्रुप 8 के बाद मिडिल बार में रजिस्ट्रेशन जल्दी हुई। और फिर उसके बाद क्या होता है कि लास्ट एनुअल चेक, सो ऑलवेज क्वालिटी चेक इज देयर कि how is it going on, if it is going good or not. So that is main part which I will sum up here because this is important part. कि टेक अवे क्या है, आपने क्या अपने साथ लेके जाना है इस टॉक से, वो ये कि ना ग्रुप 8 की एडवाइस जो है ना वो फरवरी के अराउंड आती है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ना आप उसको स्टिल चेंज करने का आपके पास चांस है। टीचर जो है ना वो एडवाइस देती है, लेकिन जो सब्जेक्टिव होती है टीचर की एडवाइस, सिचुएशन होती है आपकी टीचर से नहीं बन रही है, आपको लग रहा है टीचर ने सही नहीं किया या कुछ है, तो ऐसी सिचुएशन में टीचर की एडवाइस का वेट बहुत होता है, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स जो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, बच्चे का एटीट्यूड और इंडिपेंडेंस बहुत काउंट होती है। आपका बच्चा नंबर तो बहुत अच्छे ला रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है वो नहीं है। उसको टीचर को 10 दफा कहना पड़ा बेटा ये काम करो, तब तो उसने कर लिया। अगर उसको और बच्चे ने खुद कुछ नहीं किया तो ये इसको काउंट नहीं करेंगे कि बच्चा ना मोटिवेटेड नहीं है। और ये दिस कुड बी अ रीजन, इस रीजन पे आपकी एडवाइस खराब हो सकती है। तो जो एटीट्यूड और इंडिपेंडेंस है ना कि बच्चा खुद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या हर मिनट के बाद वो टीचर कह रहा है टीचर मैंने कर तो लिया, देखें जरा ठीक है कि नहीं है। हम बच्चों को ऐसी आदतें डाल लेते हैं कि बेटा तुम जो भी लाइन लिखो ना मुझे बताना, क्योंकि हम इतना कंट्रोल करते हैं ना, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हम इसी तरह पले बढ़े हैं, तो हम ऐसे ही बच्चा पाल रहे होते हैं कि बेटा तुमने एक स्टेप भी लेना तो मुझे दिखाना है। नो, बच्चे को थोड़ी इंडिपेंडेंस सिखानी है। अगर नहीं सिखाएंगे तो मसला है। तो खाली नंबर और पढ़ाई नहीं, माइंडसेट डेवलपमेंट, ऑल दीज मैटर अ लॉट।
फिर उसके बाद एक और चीज होती है जो ये लोग काउंट करते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा, कि कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। क्या आप बच्चे की जब अपॉइंटमेंट होती है आप जाते हैं? क्या आप मियाँ बीवी दोनों चले जाते हैं? क्या एक बंदा जा रहा है? क्या आप एटीट्यूड शो कर रहे हैं कि भाई हाँ मेरे बच्चे को कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ? क्या आप उनसे पूछ रहे हैं सवाल कि अच्छा मेरे बच्चे ने उस टाइम कैसे किया? या मैं लड़ना नहीं है, इन्वॉल्वमेंट शो करनी है। इससे पता चलता है कि बच्चे को ना पूरी सपोर्ट है। तो ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब बच्चा आगे जाएगा तो बच्चे को ना वो होगा, क्या कहते हैं, सपोर्ट चाहिए होगी। तो अगर स्कूल वालों को लगेगा कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को अगर हम हायर एडवाइस भी दे दें तो माँ बाप सपोर्ट करके आगे हेल्प कर देंगे। दैट्स व्हाई दे आस्क इट। जो टिप्स हैं वो ये कि ऑफ कोर्स रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, और बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि ना हाउ टू ग्रो। और ऑफ कोर्स आउटसाइड स्कूल यू एज अ पेरेंट हमें बच्चे के लिए कुछ करना है, उसको पढ़ाई में इस तरह की चीजों में, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में एंगेज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन 3 मैंने फिनिश किया है। मैं 4th सेक्शन पे जाऊंगी जो शॉर्ट है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना मैं आपको ना टिप्स दूंगी कि आप क्या कर सकते हैं बच्चे के लिए। इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने सबसे अहम काम जो करेंगे वो ये है कि अब मैं सारी बातें बता रही हूँ, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे के साथ ये करना है, लेकिन आपको पता है क्या क्या आपने पढ़ाना है? आपको पता है आपने क्या कराना है? नहीं पता ना। स्कूल से तो हमें मटेरियल मिलता नहीं, स्कूल वाले तो बुक्स भी घर नहीं भेजते, तो क्या करेंगे? तो ये एक वेबसाइट है वाइजर ओवर बासिस स्कूल ना, ये हैं, ये बुक्स बेचते हैं आमतौर पे, इनकी बुक्स होती हैं, मैंने चेक की हैं, इनकी बुक्स ओकेश हैं, अगर फंडामेंटल बनानी है, बहुत एडवांस बुक्स नहीं है। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके ये ग्रुप्स और फाकन लिखे हुए हैं जहाँ पे, यहाँ पे आप चेक करें तो आप ना आपको डिटेल बताएंगे कि अभी इस ग्रुप में मैथ में बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, लैंग्वेज में बच्चे को ये आना चाहिए, ग्रुप 3 में ये आना चाहिए, ग्रुप 4 में ये आना चाहिए। मैंने ये वेबसाइट बहुत यूज की अपने लिए, मैं इसको पढ़ती थी कि ये बच्चे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे के साथ मार्केट गए, बच्चे से पूछने के अच्छा भाई ये 14% कोटिंग है, जरा मुझे परसेंटेज काउंट तो करके बताओ कितनी है। चलते फिरते इंसान सवाल करा लेते हैं बच्चे को, पता भी नहीं चलता, वो कॉन्सेप्ट सीख जाता है। तो इस तरह की जो चीजें ना आपको खुद पता होगी तो आप हेल्प करेंगे। तो ये इस वेबसाइट पे आप जाके ना वाइजर ओवर बासिस खोल, आप पहले सिलेबस पढ़ेंगे। जब आपने सिलेबस पढ़ लिया तो फिर आपने क्या करना है? अब मैं आपको ना कॉन्क्रीट बताऊंगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करें घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस। डच स्कूल कहता है कि भाई नहीं, हमने ना बच्चे को घर में नहीं पढ़ाना, लेकिन भाई हमारे बच्चे को घर में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा तो घर में डच से सीखता नहीं है, वो तो बहुत कुछ कर रहा है, वो उर्दू भी बोल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो उसको हमें थोड़ा सा टाइम देना है। तो अगर ग्रुप 1 में है ना बच्चा, तो 1 to 5, पहले ग्रुप 1 और 2 में तो बच्चा स्कूला कर सकता है। स्कूला एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसकी सब्सक्रिप्शन लेके बच्चा स्कूला कर सकता है। युफ मिलू एक और वेब पेज है जहां से आप ना वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है ये। इससे आप वर्कशीट डाउनलोड करें, बच्चे को करवा दें। ग्रुप 3 में जब बच्चा जाता है ना, तो आमतौर पे क्या होता है, आप स्कूल कंटिन्यू करें, बट एक इंपॉर्टेंट चीज, लाइब्रेरी का विजिट रेगुलर करें, कि लाइब्रेरी फ्री है, जाएं किताबें लाएं, बच्चा पढ़े, हैबिट प्रोड्यूस करनी होती है। इसी तरह से आप ना बच्चे को डच कार्टून दिखा सकते हैं कि भाई डच कार्टून देखे, उससे भी उसकी ना लैंग्वेज डेवलप होती है। जो मुझे पहली एडवाइस दी गई थी ना वो ये थी कि मैं खुद बच्चे से डच ना बोलूं, क्योंकि मैं बच्चे का एक्सेंट स्पॉइल कर दूंगी। तो मुझे नहीं पता आप लोगों के पास क्या एडवाइस है, बट मैंने इसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कि ना मेरे बच्चे का एक्सेंट ना खराब, वो डचों से ही सीखे, मुझसे ना सीखे। तो जब ग्रुप 4 में बच्चा जाता है ना, तो बच्चे को थोड़ा और चाहिए होता है नॉलेज, तो आप उसको एनपीओ स्टार्ट करा सकते हैं। एनपीओ है न्यूज और उसका चैनल, वहां पे बच्चे छोटे छोटे न्यूज आर्टिकल और ये सुन सकते हैं, तो खबरें सुनते हैं, स्कूल वाले भी सुनवाते हैं। तो बच्चा ग्रुप 4 में ये काम शुरू कर सकता है, टुगेदर विद स्कूल एंड ऑल दिस थिंग्स। जब ग्रुप 5 में बच्चा गया तो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट जूनियर आइंस्टाइन। जूनियर आइंस्टाइन भी ऐसी ही ऐप है, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये रीडर जूनियर आइंस्टाइन पे भी ऑनलाइन ऐप है, इस पे बच्चा ना थोड़ा ज्यादा एडवांस प्रैक्टिस कर सकता है। तो जब बच्चा ये प्रैक्टिस करेगा तो उसका ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाउ टू रन थिंग्स। ये हमने स्पोर्ट मटेरियल देखा। अब आगे ग्रुप 6 to 7 and half 8, यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट है। ग्रुप 6 में बच्चे ने पढ़ा, 7th में उसने और एडवांस नॉलेज लिया। ग्रुप 7 के एंड तक ना वो बच्चे को वो सब कुछ पढ़ा चुके होते हैं जो सीटों में आना होता है।
हम सुनते हैं कि ग्रुप 8 वेरी इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट, बट कंटेंट वाइज ग्रुप 7 तक बच्चा बहुत कुछ पढ़ चुका है। स्टार्ट सितंबर से दिसंबर तक जो भी ग्रुप 7 तक पढ़ा होता है वो रिवाइज हो रहा होता है, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होना है। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि ग्रुप 7 के एंड में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो समर टाइम अच्छा टाइम है बच्चे को पकड़ने का कि भाई अच्छा तुम्हें ये नहीं आता ना, आज भी घर में प्रैक्टिस करते हैं, इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो जो अगर आपने एडवाइस पे काम करना है ना, तो डोंट स्टार्ट वर्किंग इन ग्रुप 8, स्टार्ट लुकिंग एट फ्रॉम ग्रुप 7, तब आपकी एडवाइस बेटर होगी। ठीक है, तो ग्रुप 7 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप, और जो है वो फोकस अगेन मैथ और बखरा प्लेजन पे आपका होगा, देन यू विल हैव दिस फाइनल पिक्चर। ग्रुप 8 में जो स्पोर्ट मटेरियल है वो ये वाला है कि जूनियर आइंस्टाइन आप करें, सोमन उफनन पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, मैंने अपने बच्चों को करवाई भी है, स्पेलिंग उफनन पे करवाई है, ताल उफनन पे करवाई भी है। तो इस तरह में ये टोटल पैकेज है कि आप ना उस पे किस तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन है सब, इनमें से सिर्फ जूनियर आइंस्टाइन पेड है, आई थिंक 5 या 6 यूरो पर मंथ है, बकाया सब फ्री है। ठीक? अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जी मैं ना ये ऑनलाइन चीजें कराऊं, मैं नहीं कराना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि जो स्कूल की बुक्स हैं वो ही मैं घर में करा लूं। अगर आप स्कूल की बुक्स घर में कराना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है स्कूल बुकन ताउस और खबराउक स्कूल बुकन, यहाँ से आप बुक खरीदें, जो स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो यहाँ से खरीदें और कर लें, क्योंकि आमतौर पे स्कूल की बुक्स हम नहीं खरीद पाते, वो स्कूलों को बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ना खबराओं को इस्तेमाल शुदा किताबें मिलती हैं। लेकिन इस्तेमाल शुदा का ये मतलब नहीं कि वर्क बुक फिल होगी, बल्कि थोड़ी सी 100% न्यू नहीं होगी, 95% न्यू होगी लुक में, दैट्स द डिफरेंस। और अगर आपको और एडिशनल करवाने के शौक है, जैसे थोड़ा बहुत मुझमें भी है, तो मैंने बच्चों को ये इसके बायलिस मेस्टर की बुक्स मंगवा के काम करा देती थी कि भाई बायलिस मेस्टर की बुक से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। ये थोड़ी एडवांस बुक्स होती हैं, लेकिन ये ना हेल्प करती हैं बच्चे को आगे बढ़ने में। तो फाइनल टेक अवे 45 मिनट्स के, स्टार्ट कनेक्ट विद अदर पेरेंट्स के, गो टू स्कूल, स्कूल के सामने जरूर जाएं, बच्चे को खुद जरूर छोड़ें, वापस जरूर लें, और उस दरमियान में दूसरे पेरेंट्स से कनेक्ट हों। स्कूल की जो एप्स हैं, स्कूल से जो कम्युनिकेशन है, इट इज लॉट ऑफ वर्क, बट प्लीज फॉलो दैट अप, क्योंकि आई नो सम, आई हर्ड थिंग्स के ना आप स्कूल की कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं कर रहे, उसमें बहुत टिप्स होती हैं, उसको फॉलो करें। और लाइब्रेरी जरूर जाएं, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी फंडामेंटल मिलती है आपको, आपके बच्चे का माइंडसेट डेवलप होता है टू बी एन टू बी इन एजुकेशन, not in apps, in TikToks and Instagram and things like that. We know this is coming or this is around us. एंड टीचर से हमेशा बात करें, टीचर जो होते हैं ना वो ओपन है, टीचर बात करते हैं, मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस है ये, बहुत कम टीचर होता है जो बात ना करे। जो आप टीचर से सुबह जाके हेलो हाय और उसके साथ सलाम करेंगे, उससे बात करेंगे, टीचर आहिस्ता आहिस्ता ना एक्नॉलेज करेगा, और आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट हेल्प्स। तो बेसिक जो टेक अवे वो ये है कि ना डच एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि बच्चे जो है ना वो हैप्पी इंडिपेंडेंट पालने, तो हैप्पी और इंडिपेंडेंस के साथ वो हमें कहते हैं कि हमें घर में उनको बहुत पुश नहीं करना, एंड दैट्स ट्रू, बट हमें थोड़ा थोड़ा करना जरूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा डिफरेंट है, हमने उसको मल्टीलिंगुअल बनाया हुआ है, तो हमने उसको कुछ थोड़ा सा सपोर्ट घर में देना है, उसका हक है कि हम उसको हेल्प करें। तो दैट इज हाउ आई विल क्लोज इट, एंड दैट इज इट। यस। यस, थैंक यू वेरी मच। और काफ़ी डिटेल चीज़ें थी जो खुद भी मेरे लिए न्यू थी, बट अभी कुछ क्वेश्चंस हैं और आई विल गो थ्रू वन बाय वन। स्टार्ट क्योंकि हमने वो किया था प्ले ग्रुप से और एलिमेंट्री स्कूल से, तो पहला क्वेश्चन है कि जो प्ले बेस्ड लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल और किंडरगार्टन? किंडरगार्टन में वो बच्चे को ये सिखाते हैं कि आपने दूसरे बच्चे के साथ कैसे बैठना है, खिलौना खींचना नहीं है, उसको बच्चे की पिटाई नहीं करनी है। किंडरगार्टन में ये सिखा रहे थे, जो किंडरगार्टन में जो 4 साल से पहले तक बच्चा जा रहा होता है, जिसे वो कहते हैं पीटर्स पिल्ज़ाल। पीटर्स पिल्ज़ाल में, हाँ जी, पीटर्स पिल्ज़ाल में वो ये सिखाते हैं। ग्रुप 1 में वो ये सिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये जो ब्लॉक्स हैं ना, 4 ब्लॉक्स हैं, इनको लाइन में कैसे रखना, या इन ब्लॉक्स को 3 को इधर और 2 का ग्रुप कैसे बनाना है। वो आपको गिनती नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें कहेंगे आधा आधा तकसीम कैसे करोगे, वो ये चीजें सिखाएंगे। तो ग्रुप 1 और 2 में थोड़ा सा मैथ आ जाता है कि काउंट कराएंगे, अच्छा 3 चीजें इधर हैं, 4 इधर हैं, या अल्फाबेट कैसे नजर आते हैं, बी और डी का फर्क कैसे फाइंड आउट करना है, इस तरह की चीजें। लेकिन 1 और 2 में खेल खेल में सिखाते हैं, थोड़ा ज्यादा सिखाते हैं, ये फर्क होता है। अच्छा।
और उसके बाद है व्हाट इज 2+ ग्रुप? 2+ ग्रुप जो है ना वो इस तरह से हो जाता है, बाज़-औक़ात इनका ये होता है कि बच्चा ना रेडी नहीं होता ग्रुप 3 में जाने को। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने ना अम अम, बेसिक्स कुछ सीख ली हैं लेकिन इतनी नहीं सीखी कि वो रीडिंग स्टार्ट कर सके। तो सम टाइम वो बच्चे को 2+ में रख के 3 महीने बाद ग्रुप 3 में 3 नहीं 6 महीने बाद ग्रुप 3 में भेजते हैं। मतलब जब सीतो होता है ना, हर क्लास का सीतो होता है जनवरी में। 1 जनवरी में होता है, 1 मई जून में होता है। तो जनवरी में सीतो के बाद वो देखते हैं अच्छा बच्चा इस काबिल हो गया तो ग्रुप 3 में भेज देते हैं और बाज़ औक़ात नहीं भेजते। तो वो ऐसा बच्चा होता है जो ग्रुप 2 से तो थोड़ा ऊपर चला गया लेकिन 3 से थोड़ा नीचे है। तो उसको 2+ में रखते हैं। एक ये सिस्टम है, दूसरा कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अ, क्लास 2 रखते हैं, फिर क्लास 4 है, उनका 3 और 4 मिक्स क्लास है। वो उनके पास टीचर्स कम है तो 3 और 4 को इकट्ठा बिठाते हैं। तो उसमें जो बच्चा 3 और 4 में इकट्ठा नहीं बैठ पाता ना उसको वो 2+ में रख लेते हैं। दैट कैन हेल्प। I hope it's clear. Next question है CISTO assessment starts from group 6, correct? यस। ये किसी ने पूछा हुआ कि जी, ग्रुप 6 ग्रुप से 6 से स्टार्ट होता मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप 6 से स्टार्ट होती है, लेकिन हर स्कूल का सिस्टम डिफरेंट है। बाज़ स्कूल कहते हैं हम ग्रुप 3 को भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल जो है ग्रुप 6 से काउंट करते हैं। असल में पता क्या काउंटिंग क्या होती है? वो ना बच्चे का लर्निंग कर्व देखते हैं। अगर आप देखें रिपोर्ट से आती है ना तो उसमें ग्राफ बने होते हैं बड़े प्यारे-प्यारे। तो वो बच्चे का ना कर्व देख रहे हैं। अगर बच्चे का कर्व ऊपर जा रहा है ना 3 से ऑनवर्ड तो गुड। अगर बच्चे का कर्व 3 पे है, फिर 4 पे नीचे गया और फिर वो बस यूँ स्टेबल लाइन जा रही है तो वो काउंट करेंगे कि भई 4 से बच्चे ने इम्प्रूव ही नहीं किया भई, तो हम कैसे एडवाइस दे दें? हाँ, अगर बच्चे ने 4 से 6 तो इम्प्रूव नहीं किया, लेकिन 6 के बाद उसका एकदम से कर्व यूँ हो गया तो दैट मैटर्स। इमीडिएटली वो बच्चे को एडवाइस देंगे। तो बच्चे का लर्निंग कर्व मैटर करता है। नंबर ऑफ कोर्स मैटर करते हैं लेकिन वो किस तरह ऊपर जा रहा है, सीख रहा है कि नहीं, दैट मैटर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये बहुत से लोगों का जो होती है कन्फ्यूजन होती है और क्लियर नहीं होता। प्लीज़ आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए वीएमबीओ, एचएवीओ एंड ए वीडब्ल्यूओ। हाँ, वो वीएमबीओ तो वो या उस स्लाइड पे वापस से आके तो मैं इसको अच्छी तरह से बता सकती हूँ, मुझे खुद बहुत मसला था, मैंने बहुत पढ़ा है इस पे। या यस, यस, दिस इज़ वेमवेव, हावो एंड वेवेओ। जो वेवेओ है ना, वेवेओ जो होता है वो उन बच्चों को दिया जाता है जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। आप समझें कि वो बच्चे जो 90% मार्क्स लेने वाले, ठीक है? उन बच्चों को देते हैं, उनको ना आगे कॉम्प्लेक्स एजुकेशन दी जाती है, ज़्यादा उन्हें मुश्किल पढ़ाया जाता है और उनका जो बैचलर और जो सॉरी बैचलर और बैचलर, उनका जो मैट्रिक एफएससी है, मैं वो पाकिस्तानी ज़बान में बताऊँगी, उनका जो मैट्रिक एफएससी है वो 6 साल का हो जाता है, ठीक है? तो और यहाँ से वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकते हैं। ये वेव्यू है, ठीक है? इसके स्कूल होते हैं, इसमें डिफरेंट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब ये करते क्या हैं, ये बच्चों को ना 3 ग्रुप में तक़सीम करते हैं। एक ग्रुप वो है जो ना वो कहते हैं कि हाइली इंटेलिजेंट है, इन्होंने ना नॉट इंटेलिजेंट इज़ नॉट द वर्ड। इनमें ज़्यादा कैपेसिटी है कि ये ज़्यादा हार्ड वर्क करके आगे जा सकते हैं, रिसर्च की साइड पे जाएँगे। हावों में वो बच्चे भेजते हैं जो ना लेट्स से 95% से नीचे और 70% से ऊपर है। वो एक ग्रुप है जो ना हावों में जाएगा जो बिट मोर अप्लाइड साइंसेज़ होगा। जैसे कि प्रोग्रामर बनते हैं या जैसे कि आप ये समझ लें कि अ, हॉस्पिटल में नर्स हैं। ये वाले हावों में बन रहे होते हैं, ठीक है? और वहाँ से ये होखे स्कूल में जाएँगे। वेम-वेव में वो लोग जाते हैं जिनको वो कहते हैं कि अच्छा ये पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है लेकिन दिस पर्सन कुड बी वेरी गुड कुक और दिस पर्सन कुड बी वेरी गुड सेल्स पर्सन। तो वो ऐसे लोग जो जिनमें दूसरी स्किल्स हैं, जिनमें बुक एंड पेपर पेन की स्किल कम है बट दूसरी स्किल है। तो जो हमारा सिस्टम है ना पाकिस्तान में उसमें होता है जिसने जो यूनिवर्सिटी नहीं गया वो अच्छी कमाई नहीं कर सकता, अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। यहाँ तीनों लेवल में इंसान अच्छी कमाई कर सकता है, अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। ओनली थिंग कि ये कैपेसिटी बेस्ड डिवीजन करते हैं कि हर कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है बच्चे में उस डिवीजन में डाल दो। और कैपेसिटी जो है वो चीज़ है जो वक्त के साथ डेवलप भी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हावों में बच्चा गया उसने और अपने आप को डेवलप कर लिया, वो और हार्ड वर्किंग हो गया, वो और पढ़ना चाह रहा है, वो और शौक में आ गया, वो वेवियो में 1 साल पीछे एंटर हो जाएगा। तो वो स्टिल दूसरे लेवल को में काउंट करता है। ये एरो जो यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपको वहाँ ले जाएगा। तो
तीनों जो डिवीजन है ना, आप सिंपल ये समझें कि मोस्ट डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट एंड लीस्ट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि वी आर अबाउट टू मूव टू द नेदरलैंड्स और आवर किड has finished 4th grade. Now, will be attending grade 5 or any supplementary school for Dutch language classes? यस, जो लोग आ रहे होते हैं ना पाकिस्तान से या कहीं से भी, उनके बच्चों ने पहले ना यहाँ पे लैंग्वेज स्कूल जाना होता है, ताल स्कूल कहते हैं, खलोब, डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं। तो बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, वहां पे ना सिर्फ लैंग्वेज फोकस होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत कंटेंट फोकस होता है, बट मेनली लैंग्वेज। तो आमतौर पे जब आप लोग इस तरह से माइग्रेट करते हैं, आते हैं, तो आपका ना बच्चे का 1 साल समटाइम्स ज़ाया हो जाता है। अगर बच्चा पीछे से अच्छा खासा अपना कंटेंट पे एक्सपर्ट आया है, तो वो 1 साल में लैंग्वेज कवर करके सेम क्लास में भी चला जाता है। अगेन इट डिपेंड्स कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। तो 1 साल लैंग्वेज स्कूल में लगना नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का साल ज़ाया हो ही हो। बाज़ दफ़ा बच्चों का साल नहीं ज़ाया होता और बाज़ दफ़ा होता है। तो इट डिपेंड्स। उसके बाद है अगेन रिलेटेड टू द सीटो है, बट मैं पूछ लेता हूँ। एडवाइस comes after CETO test based on result of CETO test or CETO test is an opportunity to improve your score? हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। ग्रुप एडवाइस जो शुरू हो जाती है ना आनी, वो ग्रुप 7 से शुरू होती है। ग्रुप 7 का जब मिडल होता है ना, तो वो टीचर्स एवेलुएट करना शुरू करते हैं कि बच्चा ना को क्या एडवाइस देनी है। बात स्कूल ग्रुप 7 के मिडल में पेरेंट्स को बुला के बताते हैं कि हमें लग रहा है तुम्हारा बच्चा ना इस तरफ जा रहा है। सीटों मुसलसल हो रहे होते हैं बच्चों के, ठीक है। तो ग्रुप 7 के मिडल में, मतलब जनवरी में होता है, वहां आपको कुछ पता चलता है। ग्रुप 7 के एंड में वो आपको और तफसील से बताते हैं कि अच्छा जी बच्चे की ना ये एडवाइस आ रही, ठीक। ग्रुप 8 के मिडल में जनवरी में फिर एग्जाम होता है, जहां आपको एक फाइनल एडवाइस देते हैं, जिसकी बुनियाद पे आप स्कूल में दाखिला करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीटों है ना, वो आपका इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इससे पहले ग्रुप 7 के दोनों सीटों और ग्रुप 8 का एक सीटों, ये तीनों मिल के आपके लिए फाइनल एडवाइस क्रिएट कर। तो सीटों मिल के एक एडवाइस क्रिएट करता है और एक लास्ट सीटों उसको इम्प्रूव करने का मेथड है। अगर लास्ट सीटों आपका गंदा हो गया, तो आपकी जो पिछली एडवाइस है वो नीचे नहीं जाएगी। दिस इज गुड पार्ट, यस। कि अगर लास्ट सीटों में बच्चे ने कहा भी मैं नहीं पढ़ रहा तो नीचे नहीं जानी, एडवाइस अच्छी रहेगी। That's the Yeah. part. Again, another important question related to the migration. Please elaborate if a student is coming from 8th class in Pakistan and the initial year is spent in the language school. So how will be evaluated for CETO or DOSTOM Group 8 advice thing? यस, जो बच्चा 8th क्लास में आ रहा है, आई नो वन फैमिली हियर, उनके बच्चे इसी तरह से आए थे। तो उनका ताल्लुक जो होता है ना, वो था यहाँ पे स्टूडेंट्स, रीसेंट इमिग्रेंट्स विद लिमिटेड डच। इन लोगों की डिफरेंट काइंड ऑफ एवेल्युएशन होगी। वो कंटेंट लेवल एवेल्युएशन करके बच्चे को हो सकता है मिडिल बार स्कूल में, जो कि बाइलिंगुअल मिडिल बार स्कूल होते हैं, जहाँ इंग्लिश और डच दोनों होती है, उसमें भेजते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल एडवाइस आएगी, यहाँ पे कोई कम्युलेटिव जनरल एडवाइस नहीं आएगी। तो बच्चे का जनरल सी तो नहीं होगा। Okay. लेकिन डिपेंड करता है कि किस किस्म के स्कूल में एंटर होगा और कैसे सिचुएशन बनेगी, उसके हिसाब से यहाँ पे ना वो बनेगा, इंडिविजुअल सेटअप बनेगा। लैंग्वेज स्कूल में जाएगा बच्चा पहले, और वहां से उसके लिए एवेल्युएशन होंगे, क्योंकि इंग्लिश के थ्रू एवेल्युएशन होगी ना, तो वो एवेल्युएशन होंगी। Question है कि can you please show again the website from group 1 to group 5? I think जिसके अंदर कुछ था additional education के लिए ये वाली, support material के लिए। यस, So ये वाली, yeah, जहाँ पे तो मैंने बताया है कि किस ग्रुप में ना कौन कौन सी चीजें आपको हेल्प कर सकती है। ये वाली एक स्लाइड थी, और ये 3 है कि जूनियर आइंस्टाइन, स्कूला भी पेड होता है। 50 यूरो का एक ईयर का मैंने लिया था, या बाज़ औक़ात आपको अच्छी ऑफर्स भी मिल जाती हैं, तो आप ले लें। और उस पे बच्चा ना बड़ा अच्छा प्रैक्टिस करता है, गेम्स भी खेलता है, सारा कुछ करता है। अगर आप हफ्ते में कहें कि 1 घंटा मेरा बेटा तुमने ना हफ्ते में 1 घंटा इस पे खेलना है, तो यू कैन डू इट। जूनियर आइंस्टाइन का तो इवन ये है कि ना मैं बच्चे को टास्क असाइन करती थी,
और मैं लाइव स्ट्रीम उसको करा देती थी अपने मोबाइल पे, तो वो घर में बैठ के कर रहा होता था और मैं ऑफिस में होती थी कि मैं देख लेती थी कि अच्छा इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और इस टाइम उसने इतने लेवल तक कर लिया और इतना नहीं। तो that's that's even that level of monitoring is possible in Junior Einstein. I think similar question है, what are the age requirement for group 1 to 5? Requirements. मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से आंसर कर सकती हूँ। एक तो ये कि ग्रुप 1 में जब बच्चा आता है तो 4 साल का होता है। मिसाल के तौर पे अब जो बच्चे लेट्स से जिस दिन बच्चा 4 साल का उस दिन स्कूल जाना है, ठीक? तो जो बच्चा जनवरी में पैदा हुआ है, ग्रुप 1 जून में खत्म हो रहा है, जो बच्चा जनवरी में पैदा हुआ है वो बच्चा भी ग्रुप 1 में ही एंटर हो रहा है 4 साल का, लेकिन उससे पहले बच्चे 6 महीने पढ़ चुके हैं उसी ग्रुप में, ठीक है ना? तो वो बच्चा जो है वो या तो इस पहले से अगर उसने घर में कुछ पढ़ा हुआ है तो वो 6 महीने बाद ग्रुप 2 में चला जाएगा, वो सबसे छोटा होगा अपनी क्लास में, या फिर वो बच्चा 6 महीने सिर्फ स्कूल जाएगा और वो ग्रुप 0 उसके लिए काउंट हो, क्योंकि वो कवर नहीं कर सका, तो उसके 6 महीने जनवरी में पैदा होने की वजह से काइंड ऑफ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका बच्चे का तो रिक्वायरमेंट जो है ना ग्रुप 1 में 4 इयर्स होती है और वो उसी हिसाब से आगे बढ़ती है। अगर आपका बच्चा गिफ्टेड किड है तो ये पॉसिबल है कि आप बच्चे को क्लास जंप करा दें। इनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 11 साल का बच्चा ग्रुप 8 में नहीं बैठ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है। Okay, उसके बाद है what type of school we should prefer, open Catholic Protestant school if we don't have option of the Islamic school? आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ बहुत अरसे से रह रही हूँ, मेरी हमेशा एडवाइस होती है कि ओपन बार स्कूल जो जनरल स्कूल हैं उनमें जाना चाहिए, स्पेसिफिक स्कूल्स में नहीं। आई डोंट रिमेम्बर वेयर वाज दैट स्लाइड, बट उन स्कूलों में नहीं जाना चाहिए जो ना स्पेसिफिक स्कूल हों, कैथोलिक स्कूल्स हों या डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल जो, लेकिन अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि जो मजहब है या जो भी चीजें हैं वो हम अपने बच्चे को अपने घर में ज्यादा अच्छा सिखा लेते हैं कंपेयर टू हम कहीं और भेज के सिखाएं। तो बच्चा तालीम हासिल करके आए, इन लोगों में अगर हमने रहने का सोच लिया है तो हमें इन लोगों के तौर तरीके कल्चर बच्चे को पहले दिन से सिखाने हैं। हम यहाँ पे रहते हुए इतने अरसे से भी इनमें इंटरमिंगल नहीं हो सकते उस तरह से, लेकिन बच्चे ने तो यहाँ पूरी जिंदगी फिर गुजारनी ही है ना, हम उसको उठा के लाए ना बच्चे को, बच्चे का कसूर तो नहीं है, हम लेके आए, हमने उसको इस सिस्टम में रखा तो उसको इस सिस्टम के साथ चलना हमने सिखाना है। दैट्स हाउ आई सी थिंग्स, बट अगेन इट्स माय पर्सनल एडवाइस के बच्चे को ओपन बार स्कूल में भेजना चाहिए, वहां वो बहुत सीखता है। I think previous question के साथ थोड़ा सा linked है, but again, let's take it. Please tell about how good the schools are in view of our religious value, like how to counter the things like non-halal food and nowadays we hear that they teach much about LGBT, these type of the things. There are Islamic schools also here in Netherlands. Please give some briefing about the Islamic school. Yeah, I can give some briefing. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैंने जो सीखी यहाँ पे, क्योंकि जब मेरा बच्चा स्कूल गया तो उसको मैंने घर से सिखाया कि बेटा हलाल क्या है और नॉट हलाल क्या है, जेलेटिन किस चीज में होती है और किस में नहीं होती, उसको मैंने घर में सिखाया। और जब स्कूल में बर्थडेज होती हैं, कुछ होती है, कंटेंट आते हैं, तो पहली बार टीचर को क्लियरली आप बता सकते हैं कि भाई मेरे बच्चे को ये नहीं देना। हलाल नॉट हलाल बिल्कुल ऐसे है जैसे एलर्जीज हैं, कि जब किसी के बच्चे को एलर्जी है यहाँ पे स्कूल में, तो आप जब डिफाइन कर दें कि जी मेरे बच्चे को इस चीज से एलर्जी है, तो टीचर कभी भी नहीं देगा। तो अगर आप टीचर को डिफाइन कर देंगे ना कि मेरा बच्चा सिर्फ हलाल खाएगा, तो टीचर टेक केयर करते हैं, हमेशा टीचर ख्याल रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और देन जो रह गया उसका इस्लामिक स्कूल का, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कुछ इस्लामिक स्कूल्स हैं जो ओवरऑल इस्लामिक वे में पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे नहीं भेजे तो मुझे कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का। लेकिन हलाल नॉट हलाल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, टीचर को बता दो तो टीचर बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। और बकाया जो नॉलेज स्कूल में एक्स्ट्रा कोई दे भी रहे हैं तो बच्चे को और आपका बॉन्ड इतना होना चाहिए कि बच्चा वहां से स्कूल से जो सुन के आए वो आपको बताए और आप उसको अपने हिसाब से समझा सकें कि बेटा इस बात को कैसे इंटरप्रेट करना। यहाँ अगेन हमारा अपना रोल आता है। Again, a similar question related to the CETO. Are we eligible for exempted category on final CETO? Teacher advised due to my child start the school in group 7.
the school considering, I think again ये वही है जो यहाँ पर अब मूव हो गए हैं और ग्रुप 7 से स्टार्ट की है और ग्रुप सीटों के 7 का एग्जामिशन। ग्रुप 7 के बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती, मेरा कोई ऐसा नॉलेज नहीं है कि एग्जामिशन अप्लाई होती है कि नहीं होती, लेकिन कंसीडर वो करते हैं सर्कमस्टांसेस को। वही बात, सीटों सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट थिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो आई थिंक एक फैक्टर होगा टू टॉक अबाउट जब आप फाइनल डिस्कशन के लिए जाएंगे कि बच्चा तो अभी तो आया और टीचर भी इस चीज को कंसीडर जरूर करेगा। लेकिन सीटों देने में इतना मसला नहीं है। जो पाकिस्तान से बच्चा आता है उसकी नॉलेज फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है, उसको मैथ से करना अच्छा आता है, सिर्फ लैंग्वेज में मार खा रहा होता Again, a different question. अच्छा, interesting. I feel my child is bit socially awkward with other children. Any tips for improvement at home? She's the only child. Will this affect her grades? है। No, it will not affect her grades, but socially जो मुझे लगता है कि हमारा रोल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट के बच्चे की दोस्ती बाजकर करवानी पड़ती है। इनका कल्चर है कि बच्चों को की फ्रेंडशिप्स होती हैं, बच्चे एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, एक ही लोकेलिटी में रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। तो बाज़ औक़ात स्कूल के बाहर खड़े होके आप बच्चों के पेरेंट्स से गप लगाते हैं, उनसे दोस्तियाँ वगैरह बनाते हैं, तो दैट हेल्प्स। बच्चों की ऐसी हेल्प हो जाती है कि आप अगर स्कूल से की छुट्टी से 15 मिनट पहले स्कूल के बाहर पहुँच जाएँ, तो आप दूसरे पेरेंट्स से गप लगाएँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता जब आपकी दोस्ती होती है तो बच्चों की बन जाती है। तो दैट हेल्प्स। लेकिन अगर बच्चा लायक है तो सोशल थिंग बच्चे के ग्रेड पे नहीं इम्पैक्ट करती। नो। If advice is how, then what will be the university path? हावो, यस, विद हावो आपके पास यूनिवर्सिटी का पाथ वही था जो मैंने पहले देखा था। ये देखें, हावो जो है ना एडवाइस, उसमें बच्चा अगर हावो खत्म करता है तो उसके बाद बच्चा वे में जंप कर सकता है अगर उसके ग्रेड एट सर्टेन लेवल पे हों। फॉर एग्जांपल हावो में स्टे करने के लिए 7.5 ज़रूरी होता है। अगर आप उससे नीचे जाते हैं या 7 होता है या 7.5, आई एम मिक्सिंग थिंग्स अप आई थिंक, तो यहाँ से फिर ना बच्चा इसमें शिफ्ट हो सकता है वीडियो में, या फिर बच्चा हाबियो का बैचलर स्टार्ट करके लाइक यूनिवर्सिटी के बैचलर में आ सकता है। तो पाथ हमेशा है हाबो के एंड पे या फिर बैचलर के दौरान, या इवन मास्टर्स के बाद हाबियो का बैचलर खत्म करे और मास्टर्स में प्री मास्टर करके यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाए। हमने हर तरह के बच्चे देखे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आते हुए। Is the level of education different in a religious school compared to the public school? The last question. आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस वन, क्योंकि मैं खुद रिलीजियस स्कूल नहीं गई, मैंने खुद नहीं देखा हुआ। लेकिन मैं एक आंसर ज़रूर दे सकती हूँ, क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो सब स्कूलों को कंट्रोल कर रही है, वो एक ही है। तो वो डिफरेंट होना नहीं चाहिए, थ्योरेटिकली बिल्कुल डिफरेंट नहीं होना चाहिए। जो फंडामेंटल नॉलेज है, क्योंकि सीटों तो वो भी दिलवा रहे हैं और सीटों ओपन बार स्कूल, पब्लिक स्कूल भी दिलवा रहे हैं, तो सीटों तो सबका एक ही है ना, तो लेवल एक ही आता है, Mm. बस मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग डिफरेंट होगी। और I think एक दो सवाल और आ गए हैं। We are just a bit over the time, but let's continue के एक दो सवाल हैं। My kid is 2.5 years old. He goes to preschool, but he doesn't play with the other kids, although he likes to go and play there. Is it okay behavior? हाँ, why not? 2.5 year kid, it's so young. It's okay. वक्त के साथ सब सीख जाते हैं, बच्चे बहुत तेज हैं आजकल के, तो सीख जाएगा। या शुरू में ऐसा ही है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है बच्चों को हम्म, एडजस्ट होने में। इवन नॉट हमारे बच्चे नहीं, दूसरे लोगों के बच्चे भी जो हैं, हम्म, इवन डच लोगों के बच्चे भी जो हैं, उनको भी 2 से ढाई साल का बच्चा मेनली बोलना स्टार्ट कर रहा होता है हाँ, और तो थोड़ा-सा टाइम इसमें लगता है। आई थिंक दूसरा इट्स दूसरी नॉर्मल। बात ये लैंग्वेज बैरियर आता है ना, क्योंकि हमारे घर जी, में अगर वो उर्दू या इंग्लिश सुन रहा है, तो या जब वो जाता है वहां पे, तो अगर 100% डच में बात शुरू हो जाती है, तो उसको थोड़ी देर ना एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। वो ट्रांसलेशन में के टाइम में मसरूफ है बच्चा, तो हो सकता है इसलिए इंटरेक्ट ना कर रहा हो। टाइम लगेगा, सब सेट हो जाता है, मैंने देखा है सेट होते बच्चे, कोई पता भी नहीं चलता। good question है off topic. What is your advice about sending kids outside to play with the local Dutch kids? We as parents are always bit reluctant because he might learn unnecessary things. out Don't send outside, bring them in home.
Change the situation. That's Hmm. how again personal advice that how I see things that okay बच्चा बाहर जाता है, आप कंफर्टेबल नहीं है तो बच्चे के दोस्तों को घर बुला लें, तो आपकी नजरों के सामने खेलें जितना खेलना है, या जहां वो जिस पार्क में जाके खेल रहे हैं आप खुद वहां जाके बैठ जाएं, खेलें, वो आपके सामने खेलें, फिर आप देख सकते हैं ना कि अच्छा अच्छा सीख रहा है या बुरा सीख रहा है, क्योंकि Yeah. हम मुल्क तो इसी में रह रहे हैं ना। तो या आपने जो पहले बात की वो बड़ी अच्छी थी कि हमारी चॉइस थी कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं ना, तो बिल्कुल अब हम सँभालना भी हमने खुद है उनको। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, हम उनको अच्छे बिल्कुल फ्यूचर के लिए यहाँ पे लेके आए हैं, तो दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फ्यूचर, बिल्कुल बिल्कुल, that is more important to us. यस I think this was the last one, there is no more question. काफ़ी मज़े के अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे यस आई एंजॉयड और लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है जी कुछ थे ये जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं जैसे अभी ग्रुप 6-7 जो स्कूल फिनिश हो रहा है इसमें रिपोर्ट्स आती हैं 7 की। क्या इसमें वो कुछ ऐसी इंडिकेशंस देते हैं कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? वो ये जैसे वो में, हावो में, वीएमबीओ बिल्कुल में बिल्कुल कुछ ऐसी बिल्कुल उसमें इंडिकेशन बिल्कुल है? पता चल रहा होता है, बिल्कुल पता चल रहा होता है नहीं, कि ना ग्राफ तो है, हाँ ग्राफ्स आर देयर बट ये जो टाइप्स हैं ये भी मेंशन उनमें रिपोर्ट्स में होती हैं या नहीं उन्होंने टाइप्स ओपन छोड़ा मेंशन था? नहीं होती, नहीं ठीक टाइप्स मेंशन नहीं होती। आप रिपोर्ट में देखें तो आपको ना एक और लाइन नजर आती है जो एवरेज डच लाइन होती है, है। वो ग्रीन सा लाइन नजर आती है। अगर आपका बच्चा उस ग्रीन लाइन के ऊपर टॉप टॉप की तरफ जा रहा है ना, इसका हुँ, मतलब वो वेव की तरफ जा रहा है। हुँ, अगर बच्चा आपकी उस ग्रीन लाइन के एवरेज डच लाइन के मिडल में है तो वो हावो में, और अगर उस एवरेज डच लाइन के नीचे है तो वेव में जाएगा। तो मतलब ना वो जो एवरेज लाइन दिखाते हैं ना कि कहाँ एवरेज लाइन चल रही है इस वक्त डच एजुकेशन सिस्टम की, वो लाइन हुँ, आपको सब कुछ बता रही है। ओके। रिपोर्ट वही बात, रिपोर्ट पढ़ना इज अ ट्रिक, वी नीड टू लर्न दैट। Again, another question is about this social thing. We parents are afraid of this LGBT issues and its openness. Any advice? At what age school they advise teach for these type of the things? स्कूल्स में जो है क्योंकि आई ऑल्सो हर्ड कि ये कंपल्सरी तो है इनकी स्कूल एजुकेशन के अंदर में दे कि पढ़ाएं हाँ बताएं, जी, जी। नॉलेज तो हर चीज का होता है, बच्चों को देते हैं ये लोग, हुँ, ठीक है, लेकिन जब वो नॉलेज बच्चे के पास आया तो वो नॉलेज उसको एब्जॉर्ब किस तरह कर रहा है ये आपने ख्याल रखना है। किस एज पे बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक स्कूल वाले देर से बताते हैं, बच्चा यूट्यूब से और टिकटॉक से पहले समझ चुका होता है चीजों को, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आजकल के बच्चों के बारे में, हुँ, सही। ठीक है ना। तो कंट्रोल इज अगेन इन आवर हैंड कि हमने देखना है, लेकिन स्कूल वाले बताते हैं नॉट सो अर्ली, आई थिंक क्वाइट लेट, ग्रुप 7-8 में इंफॉर्मेशन आती है जो मुझे पता है, लेकिन इससे पहले नहीं वो बताते बहुत सारी चीजें। सही। चलिए आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अनदर अनदर क्वेश्चन गुड नॉलेज या इट्स अ जनरल कमेंट अ, और कोई क्वेश्चन नहीं है और हम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स एक्स्ट्रा भी हो गए हैं और थैंक यू वेरी मच और आपके क्लोजिंग रिमार्क्स देन वी कैन क्लोज इट। यस, गुड गुड, देन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, आई आल्सो हैड फन, थैंक यू नाइस, वेरी मच। थैंक यू वेरी या मच आपका आपके टाइम का और इंडीड अ लॉट टू लर्न बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें इसकी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन मिलेंगी और जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है या नहीं है। सेशन जो है ये रिकॉर्डेड है इन फ्यू डेज इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपके साथ शेयर भी करेंगे और जो प्रेजेंटेशंस हैं वो भी हम आपके साथ स्लाइड्स जो हैं वो भी शेयर करेंगे क्योंकि उसमें कुछ लिंक हैं और कुछ जैसे आप बता रही थी डॉक्टर साहिबा कि आप कुछ और इसमें ऐड कर देंगे एक तो जगह पे आपने कहा तो मैं हम विल जो रिकॉर्ड, स्लाइड्स जो हैं ये भी हम इसका लिंक आपके साथ सबके साथ जो भी लोग हैं उनके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। आप यस, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया और थैंक यू वेरी मच और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके जी, इंशाल्लाह, ओके, शुक्रिया बहुत-बहुत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।